हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। अतुल मैथ्स लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वाले चैप्टर में हम लोग यानी कि जो पूरा टॉपिक है इसमें हम लोग एसएससी जीडी के बच्चों के लिए जो है जो स्पेशल मॉक टेस्ट है यानी जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसको हम लोग कर रहे हैं। ये वाली क्लास डेली जो है आपको 11 बजे मिलती है। क्लास की टाइमिंग 11 बजे है, तो जितने भी बच्चे हमारी एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं वो लोग 11 बजे आना ना भूलें, क्योंकि ये आप लोगों के एग्ज़ाम में जो है बहुत ही महत्वपूर्ण जो है क्लास साबित होगी। जब आप पेपर देने जाओगे वहाँ पर जो है इस क्लास से सीधे सीधे जब आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे तो बहुत ज़्यादा क्लासेस हम लोग नहीं कर रहे हैं। अभी तो हमने जो है जल्दी में शुरू किया है, तो आई थिंक अभी तक हाँ हमने 8 क्लास कर लिए इसमें। ठीक है, 8 क्लास में अगर आप देखोगे क्वेश्चन, ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 गुणे 20 अगर करोगे तो 160 क्वेश्चन अभी तक हमने कर लिए हैं। 160 क्वेश्चन हमने एसएससी जीडी के जो है प्रीवियस ईयर पेपर के कर लिए हैं। ठीक है, और बाकी ये जो आज की क्लास है ये कांस्टेबल जीडी एग्जामिनेशन जो कि 22/2/2024 को जो पेपर हुए थे, शिफ्ट 1 का पेपर आज हम डिस्कस करेंगे, जिसकी टाइमिंग थी 9 बजे से लेकर के 10 बजे तक, मतलब 1 घंटे का आपका पेपर होता है। और टोटल 80 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें 20 क्वेश्चन मैथ के होते हैं, बाकी जो है 20 रीजनिंग के होते हैं, 20 जीएस होता है और 20 क्वेश्चन जो है हिंदी के रहते हैं, 20 क्वेश्चन ही इंग्लिश के रहते हैं, जिसमें से आपको कोई एक करना होता है, चाहे आप इंग्लिश करो या कोई हिंदी करो। ठीक है, तो इस वाली क्लास जो है यहाँ पर आपकी डेली जो है इसकी टाइमिंग आप नोट कर लो, 11 बजे होती है। ठीक है, दिन में डेली 11 बजे होती है, 11 AM पर। और जितने लोगों को भी जो है टॉपिक पढ़ना है, ठीक है, जितने लोगों को टॉपिक वाइज मैथ पढ़नी है, क्योंकि ये तो मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाती है, तो उनकी क्लास जो है डेली 10 बजे होती है। डेली जो है क्लास जो है इसी चैनल पर 10 बजे होती है, तो वो लोग 10 बजे आना ना भूलें अगर टॉपिक वाइज पढ़ना है तो। अगर आप लोगों को टॉपिक वाइज पढ़ना है तो। और ये क्या है, एसएससी जीडी का जो है स्पेशल मॉक टेस्ट है। जीडी जो है मॉक टेस्ट हो जाएगा, वो भी कौन सा मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर, या फिर ऐसे आप लिख लो एसएससी जीडी PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, ये है। तो चलो हम आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं इसमें। चलो हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, कह रहा है दो संख्याओं के बीच का अंतर जो है उन संख्याओं के योग का 30% है, तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात क्या है, यह हमें बताना है। अगर संख्याओं के बीच का अंतर मतलब अगर कोई संख्या A और B है तो A और B के बीच का जो अंतर है इनके योग का 30% है। इनका योग मतलब A + B का जो है 30% है। 30% का मतलब क्या हो जाएगा, 30/100 हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करोगे, 0 से 0 काट दोगे, यानी कि यहाँ से हमें मिल जाएगा A - B बटे A + B बराबर हो जाएगा 3/10। तिरछा गुणा कर लो यहाँ पर, तो हो जाएगा 10A - 10B बराबर हो जाएगा यहाँ पर 3A + 3B। देखो 10A है, 3A को इधर लाओगे, 10A में से 3A घटाएंगे बनेगा 7A बराबर 3B के साथ में वाला 10B जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 13B। यहाँ से हम A/B निकालेंगे, ये हो जाएगा कितना 13/7। 13/7। तो कह रहा है बड़ी संख्या पहले छोटी संख्या बाद में। बड़ी संख्या 13 हो गई, छोटी संख्या 7 हो गई। अनुपात क्या होगा, 13:7 हो जाएगा। हमें तीसरे ऑप्शन में दिया गया है, यही आंसर हो जाएगा। चलो इसके बाद अगला क्वेश्चन 2 नंबर का। 2 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है एक निश्चित धनराशि पर 6% वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्षों के लिए, ठीक है, 6% वार्षिक ब्याज दर है, 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 960 रुपये है। समान अवधि और समान ब्याज दर पर समान धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है, कितना होगा, यानी 2 साल का ही हमें चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। देखो कभी भी अगर आपको साधारण ब्याज दिया गया है, पहला साल और दूसरा साल हो गया, 2 साल का हमें साधारण ब्याज दिया गया तो इसको 2 साल में डिवाइड कर दो, क्योंकि साधारण ब्याज हर साल का बराबर होता है। 2 साल का 960 रुपये, तो एक पहले साल कितना रहा होगा, 480 रुपये रहा होगा, और दूसरे साल भी 480 रुपये रहा होगा। अब अगर हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो पहले साल में कुछ नहीं करना है, सीधा दूसरे साल में क्या करना है, जो पहले साल का ब्याज है इसी का जो है जितना दर दिया गया उतना % और निकाल लो। मतलब इसी का क्या कर दो, 6% निकाल के और इसी में सब में जोड़ लो बस। 6% निकालेंगे 480 का, तो निकाल लो जरा, यहाँ पर देखो 480 का 6% निकालोगे 6/100 हो जाएगा। 0 से 0 काट देंगे, बाकी 6 को यहाँ पर गुणा कर लो, हो जाएगा 6 चौको 24 और 6 48, 240 में 48 जोड़ लेंगे तो यह हो जाएगा कितना, 288 हो जाएगा ना, 288 हो जाएगा। और 10 से डिवाइड कर देंगे इसको, तो ये बन जाएगा कितना, 28.8। यानी कि यहाँ पर 28.8 हमें यहाँ पर जो है जोड़ लेना है। 28.8 अगर जोड़ेंगे तो 48 दूना 96, 960 पहले था, 28.8 और जोड़ लेंगे तो बन जाएगा 988। यानी कि टोटल जो जोड़ेंगे
कितना बनेगा हमारा 988.8 रुपये। 988.8 रुपये हमें पहले ऑप्शन में दिया गया है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन 3 नंबर का। 3 नंबर हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है, कह रहा है किसी वस्तु पर 50% की छूट देने के बाद भी 50% का लाभ होता है, वस्तु पर कोई भी छूट न देने पर लाभ प्रतिशत कितना होगा, ये हमें बताना है। देखो डिस्काउंट जो है 50% का है, फिर भी 50% प्रॉफिट हो रहा है, यानी सबसे पहले हम MP लिखते हैं, मार्क प्राइस। ये अगर जो है 100 रुपये या 50% की छूट दी जा रही है, तो 50% का मतलब कि अगर मान लो जो है 50% का मतलब क्या होता है, 1/2 होता है। 1/2 का मतलब कि 2 रुपये के सामान पर 1 रुपये की छूट दी जाती है, तो सेलिंग प्राइस जो है वो कितना हो जाएगा, 1 रुपये हो जाएगा। और दूसरी कंडीशन बोल रहा है, जब CP के साथ में बोल रहा है तो कह रहा है कि जो है 50% का लाभ हो रहा है, यानी कि अगर CP के साथ में इसका लिखोगे अगर, तो 50% का मतलब यहाँ पर भी क्या होगा, 1/2, यानी कि CP अगर कॉस्ट प्राइस 2 रुपये होगा तो विक्रय मूल्य कितना होगा, 2 के साथ में 1 जोड़ लोगे 3 रुपये हो जाएगा। ये बोल रहा है एक बार। अब देखो इसके बाद में हमें MP, SP और CP तीनों का रेशियो निकालना। तीनों का रेशियो निकालने के लिए आप इसको सॉल्व कर लो। इसके लिए इस 1 को इधर बढ़ा लेंगे, 3 को यहाँ लिख लेंगे, गुणा कर लो, 3 दूनी 6, 3 1 के 3 और 2 1 के 2, यानी कि अंकित मूल्य 6 रुपये है, विक्रय मूल्य 3 रुपये हो, क्रय मूल्य जो है 2 रुपये है। कर अगर छूट ना दी जाए तो लाभ प्रतिशत कितना होगा, यानी कि सीधा 2 रुपये के सामान को 6 रुपये में बेचवा दे। वो 2 रुपये का सामान अगर 6 रुपये में बेचेंगे तो कितने का, 4 रुपये का फायदा होगा। 2 रुपये पर परसेंट में चेंज करना है तो फिर 100 से गुणा कर लो, 2 दूनी 4 और 2 से 100 में गुणा करेंगे मतलब 200% का प्रॉफिट आ जाएगा। 200% का प्रॉफिट होगा अगर डिस्काउंट नहीं दिया जाएगा, तो दूसरा ऑप्शन आंसर हो जाएगा हमारा। 4 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर कह रहा है कि एक समचतुर्भुज के विकर्ण 48 सेंटीमीटर 64 सेंटीमीटर है, तो समचतुर्भुज का परिमाप कितना है, ये हमें बताना है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हमें विकर्ण वगैरह दिया गया है, परिमाप हमें बताना है। तो पहले यहाँ पर समचतुर्भुज के हम देख लेते हैं कि इसमें होता क्या है। देखो समचतुर्भुज के लिए अगर हमें चीज़ें यहाँ पर सीखनी है, तो बन भी नहीं रहा है एक तो सही से। देखते हैं, फिर से ट्राई करते हैं ये बनेगा या नहीं बनेगा। तो ये मान लो बन गया, इसको जो है लेकिन हमें क्या करना है, खींचना है। तो खींचेगा तो है नहीं, क्योंकि या फिर देखो मान लो ऐसे बना लेते हैं, सीधा सा हाथ से बना लेते हैं। देखो जो समचतुर्भुज होता है इसके प्रत्येक कोण, ये एक वर्ग ही होता है लेकिन प्रत्येक कोण 90 अंश का इसका नहीं होता, बस इतना ध्यान रखना है। कुछ इस टाइप से बन जाएगा ये। ये मान लो समचतुर्भुज हो गया। अब यहाँ पर कह रहा है इसके जो विकर्ण है, ठीक है, इसके विकर्ण है, तो एक विकर्ण मान लो ये हो गया और दूसरा जो विकर्ण है इसका ये हो जाएगा, इसका दूसरा विकर्ण हो गया। यहाँ पर इसके विकर्णों की लंबाई हमको दी गई है। विकर्ण कितने कितने हैं, कह रहा है एक विकर्ण 64। तो अगर मान लो ये पूरा ABCD है, ABCD, तो ये हमारा बड़ा विकर्ण AC दिख रहा है, ये 64 हो गया। 64 हो गया तो ये जब जहाँ से कटते हैं दोनों विकर्ण एक दूसरे को, ये आधे आधे डिवाइड होते हैं, मतलब इधर 32 बचेगा, इधर भी 32 बचेगा। ऐसे तो दूसरा विकर्ण BD है, ये 48 का है, तो इधर कितना होगा, 24 हो जाएगा, इधर भी कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और ये बात आपको ध्यान रखनी है, इसके जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं, मतलब 90 डिग्री पर काटते हैं। इसका मतलब ये अगर बिंदु O हो जाए, यहाँ पर क्या होंगे, चारों समकोण त्रिभुज बनेंगे। अगर समकोण त्रिभुज बनेंगे तो हमें किसी भी एक भुजा का मान तो निकाल ही सकते हैं, क्योंकि भुजाएं बराबर भी होती हैं। ये हर भुजा क्या होती है, इसकी बराबर भी होती है। तो अंडर रूट, यहाँ पर देखो कोई भी भुजा निकालनी है, AB निकालनी, क्या हो जाएगा, अंडर रूट 32 का स्क्वायर और 24 का स्क्वायर। जो भुजा है, जो भुजा वो क्या हो जाएगी, अंडर रूट विकर्णों का आधा का स्क्वायर हम करते हैं, यानी कि 32 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 24 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप 32 का स्क्वायर करोगे सबसे पहले, तो 32 का स्क्वायर होता है यहाँ पर 10 24, मतलब 1024 हो जाएगा। और 24 का स्क्वायर होता है 576। 576 के साथ में अगर आप 1024 जोड़ोगे तो हो जाएगा 1600। अंडर रूट में 1600 का मतलब कितना आता है, 40। यानी कि एक भुजा कितनी हो जाएगी, 40 सेंटीमीटर की हो जाएगी। परिमाप के लिए क्या, चारों भुजाएं बराबर हैं, 4 से गुणा कर दो। परिमाप कितना हो जाएगा, 4 × 40, यानी कि 160 सेंटीमीटर। 160 सेंटीमीटर परिमाप हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन जो हमें दिया गया है यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर।
5 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया गया करा 1 किलोग्राम गेहूं के मूल्य में 50% की वृद्धि हुई है और वृद्धि 25 रुपये की है, तो प्रति किलोग्राम गेहूं का नया मूल्य क्या है। यानी कि यहाँ पर हर किलोग्राम गेहूं में 50% की वृद्धि हुई, यानी जो प्राइस 1 है और प्राइस जो 2 है, यानी कि जो नया मूल्य है वो क्या है। अगर 50% का मतलब क्या होता है 1/2, यानी 2 रुपये था, तो पुराना मूल्य अगर 2 रुपये तो नया मूल्य कितना हो जाएगा 1 रुपये बढ़ करके 3 रुपये हो जाएगा। यहाँ पर देखो वृद्धि कितनी की हो रही है 2 से 3, यानी कि 1 रुपये की वृद्धि हो रही है। और इसी 1 का मान क्या है 25 रुपये के बराबर है, 25 रुपये के बराबर है। तो कह रहा है कि नया मूल्य कौन सा है 3, 1 का मान 25, तो 3 का मान क्या हो जाएगा 75 रुपये। तो गेहूं का जो नया मूल्य है वो 75 रुपये है। दूसरा ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है कह रहा है M अनुपात N अनुपात P 3/7/5 है और P अनुपात Q 1/2 है, तो M अनुपात Q का मान बताना है। देखो यहाँ पर हमें M का मान 3 दिया गया है, N का मान 7 और P का मान 5। देखो यहाँ पर जरा देखो P का मान क्या है 5 है, और यहाँ पर P का मान क्या दिख रहा है 1 दिख रहा है, तो 1 तो हो नहीं सकता, इस 1 को भी हमें 5 लिखना पड़ेगा। अगर इस 1 की जगह पर 5 लिखेंगे मतलब 5 से गुणा कर देंगे तो 2 की जगह पर क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। मतलब जो P अनुपात Q हमें जो वास्तव में मिलेगा ये क्या होगा 5/10 होगा। अब हमसे M अनुपात Q पूछा गया है। अब देखो यहाँ पर भी P 5 है और यहाँ पर भी P 5 है, मतलब अब Q 10 ही रखा जाएगा। तो M का सीधा सा ये वाला मान M का सीधा सा 3 उठा के रख लो, M का मान 3 हो जाएगा और Q का मान यहाँ से उठा लो 10, 3/10, तो M अनुपात Q क्या हो जाएगा 3/10। तीसरा ऑप्शन आंसर हो जाएगा। इसके बाद में 7वां क्वेश्चन है। यहाँ पर करा X अनुपात Y 11/5 है, X अनुपात Y 11/5 है, तो हमें X माइनस वाई और X प्लस वाई, X की जगह पर यहाँ पर 11 रख लो, -5 कर दो। यहाँ पर क्या कर लेंगे 11 और +5 कर लेंगे, 11 में से 5 घटाएंगे 6 आ जाएगा, 11 और 5 जोड़ेंगे 16 हो जाएगा, मतलब 6/16 हो जाएगा। इसको 2 से काट दो, 2 3 6, 2 8 16, मतलब 3/8, 3/8 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि हमें पहले ऑप्शन में दिया गया। 8/3 मत लगाना, 3/8 होगा यहाँ पर, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर का। यहाँ पर कह रहा है कि एक कक्षा में 30 छात्रों की औसत आयु 20 वर्ष है। यदि प्रत्येक छात्र की आयु में 5 वर्ष की वृद्धि की जाती है तो औसत आयु में कितने की वृद्धि होगी। कभी भी अगर आपको औसत दिया जाए, औसत दिया रहे, और ये ध्यान रखना कि जितने लोगों का औसत है, अगर प्रत्येक की संख्या में चाहे कुछ जोड़ा जाए, चाहे कुछ घटाया जाए, चाहे किसी संख्या से गुणा किया जाए और चाहे किसी संख्या से भाग किया जाए, जो चीज़ किया जाए वही सेम चीज़ आप औसत में भी कर दो। जैसे यहाँ पर आयु जो है, अगर औसत आयु 20 साल है, सबकी आयु अगर 5 साल बढ़ रही है तो औसत भी क्या होगा 5 साल बढ़ जाएगा। अगर मान लो सबकी आयु 5 साल घट रही होती तो औसत भी 5 साल घट जाता है। सबकी आयु मान लो 7 गुना या 2-3 गुना हो रही होती तो औसत भी क्या होता है उतना गुना हो जाता है। अगर मान लो भाग हो रहा है तो उतना ही भाग हो जाता है। ये हमेशा ध्यान रखना है, औसत में सेम चीज़, अगर सभी संख्या में वही परिवर्तन हो रहा है तो औसत में भी सेम चेंजिंग कर देंगे। यहाँ पर क्या औसत आयु में भी कितने की वृद्धि हो जाएगी 5 साल की वृद्धि हो जाएगी बस। अगर टोटल में जो है 5 साल की वृद्धि हो रही है, सबकी आयु में 5 साल बढ़ रहा है तो औसत भी 5 साल बढ़ जाएगा। इसके बाद में 9 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है P, Q और R का औसत 40 है। देखो P, Q और R का औसत 40 है, मतलब इन तीनों का अगर आप योग निकालना चाहें, जोड़ना चाहें तीनों की आयु, तो कितना हो जाएगा, या जो भी है संख्याएं, तो 4 3 12 120 हो जाएगा। उसके बाद हमसे बोला गया कह रहा P और Q का औसत 35 है। तो P और Q का अगर औसत 35 है तो हम यहाँ से R का मान तो निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ से R का मान निकाल सकते हैं, या फिर ऐसे लिख लो, मान लो P और Q का औसत 35 है, तो P और Q का योग कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। और उसके बाद में फिर क्या होगा, कह रहा है कि Q और R का औसत 45 है, Q और R का औसत 45 है, तो इन दोनों का योग कितना होगा 45 गुना 90 हो जाएगा क्योंकि 2 लोग हैं, 90 हो जाएगा। तो हमसे पूछा गया Q का मान कितना है, Q का मान हमें यहाँ पर बताना है बस। अब देखो जरा, अगर मान लो हम इन सबको जोड़ रहे हैं, यहाँ पर दूसरा वाला जो है इसको जोड़ लेते हैं, जोड़ेंगे तो देखो क्या मिलेगा हमें P, Q और R, ये इतना तो जुड़ेगा और साथ में R और जुड़ेगा, तो इस P, Q, R का मान हमें कितना, सॉरी यहाँ पर हमने गड़बड़ कर लिया है, ये इतना जुड़ेगा। देखो P, Q और R इतना मान लो जोड़ते हैं, P, Q और R, तो इनका योग कितना है, इनका योग 120 है। अगर इन सबको हम जोड़ेंगे हमारा ये क्या मिलेगा Q और प्लस इतना, और इसका मान क्या है 120 पहले से है, बराबर कितना हो जाएगा 9 7 16 160। तो Q बराबर कितना आ जाएगा 160 में से 120 घटा दो 40 आ जाएगा। तो Q का मान 40 होगा, पहला ऑप्शन हमारा आंसर हो गया, ठीक है। या फिर चाहो तो आप सीधा ऐसा कर लो 70 और 90 160 में से वाला 20 घटा दो, तब भी हमें 40 मिल जाएगा।
अगला हमारा क्वेश्चन है 10 नंबर का। यहाँ पर कह रहा है कि एक घड़ी जो है 6,000 रुपये में खरीदी जाती है, 5500 रुपये में बेची जाती है, तो प्रतिशत हानि कितना है ये हमें बताना है। 6,000 की घड़ी को 5500 में आप बेच रहे हैं तो 500 का घाटा हो रहा है। 500 की हानि हो रही कितने पर, 6,000 रुपये पर। परसेंट में चेंज करना है तो फिर 100 से गुणा कर लो, यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखो 2 जीरो यहाँ से 2 जीरो काट देगा, बाकी 1 जीरो ये वाला भी काट दो, तो बचा कितना 50/6। 50/6 को भी अगर मान लो अब 2 से काट दोगे तो क्या बन जाएगा 25/3 हो जाएगा। 25/3 का मतलब क्या होगा 3 अट्ठे 24 और 1 25 होगा। 1 में 3 का भाग कितना बार जाता है 3 बार, और फिर से 1 बचेगा, फिर से 3 बार जाएगा, मतलब 8.33%। तीसरा ऑप्शन है ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलो इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर का। यहाँ पर हमसे मासा पूछा गया है, 3 संख्याएं हैं, इनका जो है मासा पूछा गया है। तो कभी भी अगर आपसे मासा पूछा जाए तो जितनी संख्याएं दी गई होती हैं, जो संख्याएं दी गई रहे पहले उनको यहाँ पर आप घटा के चेक कर लो। देखो घटाएंगे 258 और 301, अगर इन दोनों को घटाएंगे तो 58 के बाद में 42 एक 43, यहाँ पर क्या बनेगा हमारा 43 आएगा। और 301 में से 387 घटा देंगे तो कितना आएगा, ये 86 आएगा। अगर देखो इन दोनों का हम मासा निकालते हैं तो 43 और 86 ये होता है 43 × 1, यहाँ पर बनेगा 43 × 2। इनका मासा कितना आ जाएगा, इनका मासा 86 43 आएगा, 43 आएगा। तो अगर 43 ऑप्शन में है तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। 43 ऑप्शन में है तो यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी अगर मासा निकालना है तो आप आपसे चाहो तो भाग कर सकते हो। 258 से 301 को भाग करो, जब ये पूरा कट जाए तो जो मासा बचा रहे उससे जो है जो मासा आया रहे, यानी पहले इन दोनों का मासा निकालो, फिर जो आए उससे 387 को भाग कर दो। अगर पूरा कट जा रहा है तो वही हमारा मासा हो जाएगा। तो वैसे इसका मासा जो है यानी कि इसका महत्तम जो समापवर्तक हो तो वो 43 होगा, यही हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि अमर जो है सचिन से 10% अधिक कुशल है। यदि सचिन अकेले किसी काम को 44 दिन में पूरा करता है तो अमर अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, यह हमें बताना है। देखिए यहाँ पर जो है अमर है और सचिन है। कह रहा है कि जो अमर है वो सचिन से 10% ज़्यादा कुशल है, यानी सचिन की क्षमता अगर 100 होगी अमर की क्षमता कितनी हो जाएगी 110। अनुपात निकालोगे 11:10 हो जाएगी। उनकी क्षमता का जो अनुपात है क्या है, अमर की क्षमता 11 है तो सचिन की क्षमता क्या है 10 है। कह रहा है अमर अकेले उसी काम को कितने समय में कर पाएगा जिस काम को सचिन जो है अकेले 44 दिन में करता है। अगर सचिन किसी काम को 44 दिन में करता है तो देखो सचिन की क्षमता कितनी है 10 है, 10 की क्षमता से 44 दिन में काम को करता है। इसी काम को अमर को करना है तो अमर जो है किस क्षमता से करेगा 11 की क्षमता से काम करेगा। ये 44 था, 11 चौक 44 और 4 धामा 40, यानी कि 40 दिन लग जाएंगे इसको। 40 दिन लग जाएंगे किसको, अमर को काम करने में। अमर को काम करने में 40 दिन लगेंगे, जो कि हमें चौथे ऑप्शन में दिया गया है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्वेश्चन आप लोगों को? ऐसा तो है नहीं कि फास्ट करवा रहे हैं। अगर फास्ट देखो फास्ट वगैरह रहे तो आप लोग बता दो, क्योंकि ये मॉक टेस्ट है तो यहाँ पर चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा नहीं सीखनी है, क्योंकि जो आप अगर अभी तक सीख चुके हो तो वही आपके काम आएंगी। यहाँ पर हमें केवल जो है क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, इसीलिए थोड़ा सा फास्ट करवा रहे हैं। बाकी जो 10 बजे टॉपिक वाइज क्लास होती है वहाँ पर हम बिल्कुल आराम से आप लोगों को क्वेश्चन जो है समझाते हैं। ठीक है, चलो अगला हमारा क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 4500 रुपये है और विक्रय मूल्य 3900 रुपये है तो उस वस्तु पर छूट कितनी है, और छूट भी हमें किस में बतानी है, रुपए में बतानी है। क्योंकि यहाँ पर देखो इतना % तो छूट होगी नहीं। तो 4500 का सामान था और 3900 में बेच दिया गया, तो अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा दो, 600 रुपये आएगा। जो 600 रुपये आ रहा है यही क्या है, छूट है। 600 रुपये छूट है, तीसरा ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगला इसके बाद में 14 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर कह रहा है कि एक निश्चित धनराशि पर 3 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज 1782 रुपये है। 3 साल का ये ब्याज है 1782 रुपये। कह रहा है उसी धनराशि पर समान ब्याज दर पर 10 वर्ष के लिए प्राप्त साधारण ब्याज क्या हो। यानी कि 3 साल का हमें साधारण ब्याज दिया गया 1782 रुपये। 1782 रुपये अगर 3 साल का साधारण ब्याज है, 1 साल का निकालना है तो फिर क्या करेंगे 3 से भाग कर देंगे। ये तो 1 साल का ब्याज हो गया, और हमें 10 साल का निकालना है तो फिर इसमें 10 से और गुणा कर दो। अब 1 साल का मिल गया तो उसमें 10 साल का निकालना है तो 10 से गुणा करो, 20 साल का निकालना है तो 20 से गुणा करो। इसी को जरा सॉल्व करते हैं। 3 से काटेंगे, 3 × 5 = 15, 2 17 होगा 28, 3 9 27, 1 28 और 3 4 12, 594 को 10 से गुणा करोगे तो 5940, 5940 जो कि हमें तीसरे ऑप्शन में दिया गया है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो इसके बाद में अगला क्वेश्चन 15 नंबर का।
यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि 0.4 और 1 के ऊपर बार है। यहाँ पर देखो 4 के ऊपर नहीं, केवल 1 के ऊपर बार है। इसको हमें भिन्न में चेंज करना है। इस क्वेश्चन को जो है हमें यहाँ पर भिन्न में चेंज करना है। तो इस वाले को करने के लिए देखो सीधा सा क्या करना होता है आपको, जो संख्या लिखी होती है पहले उसको हम लिख लेते हैं और बटे इसके क्या करते हैं, जिसके ऊपर बार होता है उसके लिए 9 लिखते हैं, जिसके ऊपर बार नहीं होता है उसके लिए 0 लिखते हैं, अगर दशमलव के पीछे है तो। और ऊपर वाले में से क्या करते हैं, घटाते भी हैं। किसको घटाएंगे, जिसके ऊपर बार नहीं होगा उसको घटा भी देंगे। यानी कि सीधा से देखो मतलब क्या हुआ इसका, यानी कि पहले आप संख्या लिखो, जिसके ऊपर बार नहीं है उसको घटा दो, बस इतना करो। जिसके ऊपर बार नहीं है उसको घटा दो, बटे क्या कर लो, जिसके ऊपर बार है उसके लिए 9 लिखो, जिसके ऊपर बार नहीं है उसके लिए 0 लिखो। बस ये हो गया। 41 में से 4 घटाएंगे 37 आएगा और नीचे 90 है, 90 ही रहेगा। 37/90 दूसरा ऑप्शन है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस वाले क्वेश्चन को करते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन हमारा है, करा 28,000 रुपये में एक रेफ्रिजरेटर बेचने पर अनुराग को 30% की हानि होती है। यदि वह 25% का लाभ अर्जित करना चाहता है तो उसे रेफ्रिजरेटर किस मूल्य पर बेचना चाहिए था, ये हमें बताना है। 30% की अगर बताओ हानि हो गई तो सामान बेचा कितने में होगा, उसने 70% में ही तो बेचा होगा भाई। अरे 100 रुपये का खरीदा, 30 रुपये की हानि हो गई तो बेचा कितने में, 70 रुपये में बेचा। यहाँ पर हम परसेंट में बात कर रहे हैं तो 70% बोल देंगे। समझ में आ रहा है चीज़ें आप लोगों को क्या हम बोल रहे हैं। 70% का मान हमें कितना दिया गया, 28,000 रुपये दिया गया। तो 1% का अगर मान निकालना तो आपको 70 से भाग करना पड़ेगा। 70 से भाग करेंगे तो 7 चौक 28 होता है, यानी 7 से 28 को काटेंगे 4 आएगा, बाकी एक 0 से एक 0 कट जाएगा, यानी कि 400 बचेगा। 1% का मान क्या आ गया, 400 आ गया। करा अगर वो 25% का लाभ चाहता है तो रेफ्रिजरेटर को किस मूल्य पर बेचे। 1% का मान ये है, मतलब उसको 125% रुपये चाहिए। उसको रुपए कितने चाहिए, 125%। 1% का मान ये, 125% का मान निकलना है तो दोनों तरफ 125 से गुणा कर दो। 125 को हम 4 से गुणा करेंगे तो कितना जाएगा, 400, 25 चौका 100 मतलब 500 आ जाएगा। 500 2 0 पहले से मतलब 50,000 रुपये। 50,000 रुपये ये आंसर होगा। तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया है 50,000 रुपये का, यानी कि 50,000 में अगर रेफ्रिजरेटर को बेचेगा तब उसको क्या होगा, 25% का प्रॉफिट होगा, 25% का लाभ होगा। यहाँ से आप लोग जो है ये चीज़ें भी सीख लो कि अगर कभी आपको फ्यूचर में बिजनेस करना है तो कैसे प्रॉफिट निकालेंगे, कैसे लॉस निकालेंगे, ये चीज़ें भी जो है आपको पता चल जाएंगी। तो कमांडोज कैसे हो ये ज़रा बताओ आप लोग। अगला क्वेश्चन तो आप लोग आई होप सॉल्व कर लोगे ना, क्योंकि तैयारी तो कर ही लियो। सिंपल से क्या पूछा गया, यदि कार की चाल जो है 50 किलोमीटर प्रति घंटा है की चाल से जो है 150 किलोमीटर की यात्रा तय करती है, यानी एक कार जो है 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 150 किलोमीटर की यात्रा तय करती है, तो उसे यात्रा पूरी करने में कितना समय लगेगा, हमें समय बताना है। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल होती है। समय बराबर क्या होता है भाई, दूरी बटे चाल। दूरी कितना है, 150 किलोमीटर की, और चाल क्या है 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। 150 को 50 से भाग करोगे कितना आएगा, 3 घंटे आएगा। यानी कि उसको यात्रा पूरी करने के लिए कितना समय चाहिए, 3 घंटे का समय चाहिए। दूसरा ऑप्शन हमें 3 घंटे का दिया गया है। समझ में आ रहा है क्वेश्चन। जितने भी लोग क्लास को देख रहे हो, अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो इसको शेयर जरूर करना एटलीस्ट। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कारण निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है। देखो 9 से विभाज्य नहीं है, ये नहीं पूछा गया विभाज्य, 9 से विभाज्य नहीं है। 9 से विभाज्यता का नियम होता है कि जो संख्या दी गई उसको अंकों को जोड़ लो। अगर अंकों का योग जो है 9 से कट रहा है तो संख्या कटेगी, अंकों का योग अगर 9 से नहीं कट रहा है तो संख्या भी 9 से नहीं कटेगी। जरा पहला वाला जोड़ते हैं, को पहला जोड़ेंगे 6 3 9 5 14, 14 8 22, ये 22 हो रहा है, ये तो नहीं कटेगा 9 से। दूसरा जोड़ेंगे 7 3 10 8 18, 18 9 27, तो ये 9 से कट जाता है, ये कट जाएगा। 8 7 15, 5 20 7 27, यहाँ पर भी 27 आ रहा है, ये भी 9 से कट जाएगा। यहाँ पर जोड़ेंगे 8 1 9 4 13 5 18, यहाँ पर 18 आ रहा है, ये भी 9 से कट जाएगा। तो तीनों कट रहे हैं, ये पहला नहीं कट रहा है, जो नहीं कट रहा है वो हमारा आंसर हो जाएगा। जो नहीं कट रहा है वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 3658 पहला ऑप्शन आंसर होगा, जो गलत है वही आंसर है। ठीक है, कि हमसे यहाँ पर पूछा गया कि कौन सी संख्या जो है 9 से नहीं कटेगी।
चलो इसके बाद में फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर। 19 नंबर हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है डब्लू और एक्स मिलकर एक काम को 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं, एक्स और वाई मिलकर उसी काम को 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो यदि डब्लू एक्स वाई सभी एक साथ मिलकर काम करते हैं तो वही काम 30 दिनों में पूरा हो जाता है। डब्लू और वाई मिलकर उसी काम को पूरा करने में कितने दिनों का समय लेंगे ये हमें बताना है, यानी कि डब्लू और वाई जो है मिलकर के काम करेंगे तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। तो चलो सॉल्व करते हैं। देखो कह रहा है पहले कि डब्लू और एक्स अगर काम को करते हैं तो काम कितने दिन में पूरा होता है, 40 दिन में पूरा होता है। एक्स और वाई अगर काम को करते हैं, एक्स और वाई अगर काम को एक साथ में करते हैं तो काम 60 दिन में पूरा होता है। डब्लू एक्स और वाई अगर काम करते हैं, डब्लू एक्स और वाई अगर काम को करते हैं तो ये वाला काम 30 दिन में पूरा होता है। तो इन तीनों का एलसीएम से जो है तीनों की क्षमता निकाल लो पहले। एलसीएम कितना आएगा, 40 60 30, तो 120 एलसीएम आ जाएगा। 120 को 40 से भाग करोगे तो 3 आएगा, 120 को 60 से भाग करोगे तो 2 आएगा, 120 को 30 से भाग करोगे तो 4 आ जाएगा। यानी कि डब्लू और एक्स की क्षमता 3 है, एक्स और वाई की क्षमता, हाँ एक्स और वाई की क्षमता 2 है, डब्लू एक्स और वाई तीनों की क्षमता 30 है। देखो हमें यहाँ पर डब्लू से काम करवाना है और वाई से काम करवाना है, मतलब हमें डब्लू और वाई की क्षमता चाहिए, डब्लू और वाई की क्षमता चाहिए। तो देखो यहाँ पर हमें एक बार मिल रहा है यहाँ पर डब्लू प्लस एक्स प्लस वाई, डब्लू प्लस एक्स प्लस वाई, और इसका मान क्या है 4 है। अगर यहाँ पर देखो जो पहली लाइन है डब्लू प्लस एक्स, इसका मान 3 रख दें, यहाँ पर जो है अगर हम डब्लू और एक्स की जगह पर 3 रख दें, इसकी जगह पर अगर हम 3 रखेंगे तो वाई का मान क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। वाई का मान 1 मिलेगा तभी तो 4 होगा, यानी कि वाई बराबर हमें क्या मिल गया, 1 मिल गया। इतना आप समझ में आया आपको। अब इसको मिटा देते हैं। और क्या बोल रहा है हमें यहाँ पर, और क्या किसका मान निकालना है, डब्लू का मान निकालना है। अगर हमें डब्लू का मान निकालना है तब देखो अब ये जो दूसरी लाइन दी गई है ये वही लाइन, यहाँ पर जो x प्लस वाई बराबर 2 है, इसकी जगह पर हम 2 रख लेंगे तो इसका मान कितना आएगा भाई, ये टोटल 4 है, ये 2 है, ये दोनों मिलकर के 2 है, तो ये अकेला क्या होगा, 2 होगा। मतलब डब्लू का मान क्या आ गया, 2 आ गया। तो दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गई। वाई का मान 1 है, यानी कि वाई की क्षमता 1 है, डब्लू की क्षमता 2 है। अगर डब्लू और वाई साथ मिलकर के काम करें, साथ मिलकर के करेंगे तो डब्लू प्लस वाई जोड़ लो, 3 की क्षमता से काम करेंगे। 120 यूनिट काम है, 3 की क्षमता से करेंगे तो दिन कितना लगेगा, 40 दिन, 40 दिन लगेगा। यही आंसर हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन दिया गया है हमको। चलो इसके बाद में अगला और लास्ट क्वेश्चन 20 नंबर का। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है हमें, कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल 1408 है, उनका लासा जो है 352 है, लघुत्तम समापवर्त 352 है, तो उनका महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। देखो संख्याओं का गुणनफल होता है, संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लासा गुणे मासा, यानी कि यहाँ पर अगर मासा हमें निकालना है, मासा और गुणे लासा, बराबर क्या होता है संख्याओं का गुणनफल। गुणनफल कितना दिया है हमें, 1408 दिया गया है। हमें यहाँ से निकालना है मासा, मासा निकालना है। लासा भी हमें दिया गया 352, तो 352 से 1408 को भाग करेंगे क्योंकि लासा बटे में चला जाएगा, तो 352 से भाग कर देंगे इसको हम। कितना बार जाएगा, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 4 3 12 2 14, यानी 4 बार में कट जाएगा। जो मासा है वो कितना आ गया, 4 आ गया। ये आंसर होगा, दूसरा ऑप्शन हमारा जो है आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, 20 नंबर क्वेश्चन। ये आपका कौन सा लेक्चर हो जाएगा, इससे पहले हमने 8 लेक्चर कर लिया है, 9वां लेक्चर है। 9वें लेक्चर का हमने 20 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिया। इसके साथ में आपके 180 क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, जितने भी लोग इस क्लास को देख रहे हैं, यानी कि जितने भी लोगों को ये वाली क्लास देखनी है, वो डेली जो है 11 बजे जुड़ना ना भूलें। किसी भी दिन क्लास मिस नहीं होती। अभी तक हमने एक दिन जो है क्लास मिस हो गई है, वो भी कुछ समस्याएं थी। समस्या ये थी कि हम क्लास को रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे। रीज़न ये, अब क्लास को ना रिकॉर्ड कर पाने का रीज़न ये था क्योंकि जहाँ पर भी जो है आप लोगों की क्लास रिकॉर्ड होती है, तो ऐसा तो है नहीं कुछ स्टूडियो है ऐसा कुछ, तो बाहर से आवाज़ें आती हैं। वही कहीं शायद कोई फंक्शन रहा होगा, डीजे वगैरह बज रहा था, तो इसकी वजह से जो है हमने क्लास को रिकॉर्ड नहीं कर पाया था। इसकी वजह से एक दिन आपको क्लास नहीं मिली थी। तो कभी ऐसी कोई समस्याएं होंगी तो आप लोगों को थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा भाई। फिर भी अपना पूरा प्रयास करते हैं कि भले ही रात में देर तक मुझे जगना पड़े, 1 बजे 2 बजे 3 बजे जगना पड़े, लेकिन आप लोगों के लिए क्लासेस जो है हम डेली उसी टाइम पर लेकर के आते हैं। यानी जो फिक्स टाइम है 10 बजे जो है टॉपिक वाइज, और 11 बजे SSC GD का प्रीवियस ईयर पेपर।
तो अगर मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आप लोग खुद के लिए तो भाई मेहनत कर ही सकते हो ना। और खुद के लिए नहीं करोगे, अगर आप खुद को जो है नहीं चेंज कर सकते हो, अपने अंदर इम्प्रूवमेंट नहीं ला सकते हो, तो आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़कर, यानी कि जब आपको नौकरी मिल जाएगी तो आप उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़कर उसमें क्या इम्प्रूवमेंट लाओगे, क्या करोगे उसके लिए, ठीक है। जिसके लिए सरकार आपको रखे, जिसके लिए लोग आपको रखें कि उनसे आपका प्रॉफिट हो, क्योंकि लोग आपको तभी रखेंगे जब आपसे जो है उनका कोई फायदा होगा। ऐसा थोड़ी है किसी के पास पैसा रखा हुआ है वो आपको नौकरी पर रख लेगा और फ्री में पैसा पैसा जो है देता रहेगा। तो सिंपल सा उसका लॉजिक यही होता है कि अगर आप जो है उसके लायक हैं, यानी कि आप वहाँ पर जो है कुछ चीज़ों को अच्छा कर सकते हैं, तभी जो है आपको रखा जाएगा। कहने का मतलब है कि आपको इम्प्रूवमेंट लाना पड़ेगा। और शुरुआत इसकी कहाँ से करनी होगी, खुद से। सबसे पहले आप खुद को चेंज करोगे, खुद को इम्प्रूव करोगे, उसके बाद में कहीं पर जा कर के चीज़ों को बदलने का प्रयास करोगे। तो इसी के साथ में ठीक है, आप लोग अपनी लगातार पढ़ाई करते रहिए और इस वाले क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।